है देख रहा था। तो क्या आप दिल्ली से लद्दाख तक गए थे? राहुल गांधी हालांकि वहाँ लेह से पैंगोंग झील तक गए हैं और लेकिन खूब चर्चा में है। और समझना आपसे चाहता हूँ जरा प्रशांत जी कि ये जो बाइक की सवारी है ये क्या कुछ देती है? क्या देश की राजनीति में ये बाइक की सवारी, राहुल गांधी की राजनीति में बाइक की सवारी कितनी अहम, मतलब किस अहम पड़ाव पे है ये सवारी? जरा आपका नजरिया इस पे समझना चाहता हूँ। अनम्यूट कर लीजिए। हाँ राजीव जी, आवाज आ रही मेरी। जी। तो मैं तो जंस्कार वैली तक जा चुका हूँ, उसी रूट से गया था जो राहुल गांधी बता रहे थे। जी। तो मनाली रोहतांग पास के रूट से गया था। देखिए, एक तो फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। हम जब ऐसी जी। बाइक की यात्राओं पर जाते हैं तो पहले पहले 2 महीने पहले दौड़ना भागना शुरू करते हैं, वर्जिश करना शुरू करते हैं। तो राहुल गांधी की फिटनेस बहुत अच्छी है, पहली बात। दूसरा कि वो हवाई जहाज से वहां गए हैं, उसके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि वहाँ पे हवा का दबाव बहुत कम है, ऑक्सीजन की कमी है। आप कई बार सांस लेते हैं तब भी फेफड़ा भरता नहीं है। तो इसलिए, और वहाँ पे जाते ही बाइक की सवारी कर लेना और चले जाना वहाँ तक, इसका मतलब है कि राहुल गांधी की जो फिजिकल फिटनेस है वो बहुत अच्छी है। और वो जी। हमने देखा भी, भारत जोड़ो यात्रा में वो वर्जिश करते हैं, वो सब करते हैं। वो ब्लैक ब्लैक बेल्ट भी हैं किसी मार्शल आर्ट में, वो सब बातें। लेकिन दूसरी बात राजीव जी वो इम्पोर्टेंट है कि एक तो जब आप बाइक से जाते हैं तो आपको दूसरी तरीके का भारत दिखाई देता है। खेत खलिहान, प्रकृति, लोग सब दिखाई देते हैं। आप मिलते हैं लोगों से, बात करते हैं, जगह जगह रुकते हैं, चाय पीते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ खा पीते हैं, कुछ बात करते हैं लोगों से। ये बहुत बड़ा एक्सपोजर जो राहुल गांधी इस तरीके की यात्राओं में ले रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक नई राजनीतिक संस्कृति भी। अक्सर देखिए राजीव जी, हम लोग विदेश जाते हैं और विदेश जाने के बाद एक आध किस्सा सबके पास होता है कि जी फलानी जगह गए थे। मेरे पास भी ऐसा कि मैं किसी वहाँ नीदरलैंड्स में था और मैं गांव में चला गया। अब वो वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, उस रेस्टोरेंट में देखा एक परिवार के साथ कोई खाना खा रहे थे। तो वो वहाँ के गृह मंत्री थे। मैं उनको देखने लगा। वो खाना खाने के बाद उठे, अपना बिल दिया और अपनी गाड़ी स्टार्ट की, चले गए। ना कोई सिक्योरिटी, ना कोई हूटर, ना कोई ब्लैक बेल्ट कमांडो, कोई कुछ नहीं। अब ये कहानियां हम लोग विदेश से लौट के सुनाते हैं कि हम वहाँ गए थे, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर तो साइकिल चलता है, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर तो फलाना चीज खेलता है। ये 21st सेंचुरी का भारत इस तरीके के राजनेताओं को मिस कर रहा था। ये बनावटी राजनेता कि हमेशा खद्दर के कुर्ता पजामा, सदरी में ब्लैक कैट कमांडो, बुलेट प्रूफ जैकेट और बुलेट प्रूफ गाड़ियों के काले शीशे के पीछे। वो अब 21st सेंचुरी का भारत, ये नई डेमोक्रेसी ये डिमांड करती है कि उनका नेता उनके बीच में हो, उनके जैसा हो। वो सिनेमा भी देखे, वो किताब भी पढ़े, उसके अंदर संवेदनशीलता भी हो, वो रामेश्वर से भी मिले, वो मंडी भी जाए, वो पहाड़ों में भी जाए, वो समंदर में भी जाए, मिले लोगों से, देखे। ये केवल प्रायोजित कार्यक्रमों में न जाए। तो ये 21st सेंचुरी के भारत की नई राजनीति की शैली जो है वो दिखाई देगी। आप लोगों को याद होगा कि राजीव गांधी भी कुछ कुछ ऐसे ही करते थे कई बार। वो गाड़ी खुद भी ड्राइव करते थे। मैं मोदी जी से तुलना नहीं करना चाहता हूँ, मोदी जी की उम्र वैसी नहीं है, उनका अपना एक अलग तरीका है काम करने का। और वो उतना लोकतांत्रिक नहीं है जितना कि राहुल गांधी है। वो उनका एक अलग तरीका है। दूसरी महत्वपूर्ण बात राजीव जी ये है कि जो बातें राहुल गांधी कर रहे हैं, उन बातों को समझना पड़ेगा। ये जो मोहब्बत की दुकान की बात है, जो नफरत की बात क्या है, इसका असर अब केवल भारत की छवि पर नहीं पड़ रहा है, उसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ने जा रहा है और बहुत व्यापक तरीके से पड़ने जा रहा है। आज के अखबारों में आपने देखा कि मूडी की रिपोर्ट आई है। मूडी एक अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है।
उसकी रिपोर्ट और उसकी क्रेडिट रेटिंग देखकर अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां, तमाम देश भारत में या किसी भी देश में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना और कितना करना है, किस एरिया में करना है, तय करते हैं। जी ये जो मार्केट क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं राजीव जी, ये हमेशा इकोनॉमिक पैरामीटर्स यानी आर्थिक पैरामीटर्स, विकास दर कितनी है, क्रय शक्ति कितनी है, ये सब ये देखते हैं। पहली बार मूडी ने भारत के लॉ एंड ऑर्डर, एथनिक क्लिनजिंग, हेट क्राइम, इन सब पे निगाह डाली है और उसने मणिपुर की घटना का जिक्र किया है। यानी अब मूडी ने यह बता दिया है कि भारत में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो वहां की सोशो पॉलिटिकल सिचुएशन को भी देखो कि वो राजनीति में नफरत कितनी है। और इसी का कारण मैं आपको बता दूं, अभी जीता जाता उदाहरण है बिट्टू बजरंगी। बिट्टू बजरंगी जो कि प्रमोट किया गया, जिसको प्रोत्साहित किया गया, जिससे दंगा करवाया गया, उसके वीडियो जारी हुए, उसको गिरफ्तार किया और केवल गिरफ्तार नहीं किया, विश्व हिंदू परिषद ने डिसोन किया। क्यों किया? ये अपने ही आदमी को क्यों डिसोन कर दिया? इसलिए कर दिया कि दंगा गुड़गांव तक पहुंच गया था। गुड़गांव में तमाम बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मुख्यालय हैं। वहाँ गूगल का ऑफिस है, वहाँ माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है, वहाँ फेसबुक के मेटा का ऑफिस है, वहाँ ट्विटर का ऑफिस है, तमाम और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के दफ्तर है वहाँ पे। तो ये जो नफरत की राजनीति है, अब उसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है और उसका मोदी साहब के पास रिएक्ट तो कर रहे हैं कि उन्होंने बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार कर दिया, मणिपुर पे कुछ खास कर नहीं पाए। जी करना चाहिए, ये संदेश जाना चाहिए मणिपुर का कि आप न्याय कर रहे हैं लोगों के साथ। और जो आप यहाँ पे पत्रकारों को, एक्टिविस्ट को ह्यूमन राइट वायलेशंस, अब ये ह्यूमन राइट वायलेशंस क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां यानी जो सलाह देती हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट करो, वो अगर अपनी रिपोर्ट में कर रही हैं तो ये अलार्म बेल है। और इसलिए राहुल गांधी की राजनीति है जी वो भारत के हित में इसलिए आज ज़्यादा स्वीकार योग्य है। जी बिल्कुल। एक तो ये कि सबसे पहले जो इकोनॉमी की बात प्रोफेसर रविकांत ने की या प्रोफेसर अखिल स्वामी जी ने की, और हमारे दर्शकों के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि जरा जब ये मोदी जी लाल किले से खड़े होकर कहते हैं कि हमने 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना दी है, तो उसमें क्या छुपाते हैं? वो दो आंकड़े मैं सिर्फ देता हूं आपको। एक, वो पर कैपिटा इनकम नहीं बताते, यानी प्रति व्यक्ति आय। तो इकोनॉमी हमारी 5वें नंबर पे है, लेकिन बहुत ताज्जुब होगा जब मैं आपको बताऊंगा कि भारत की प्रति व्यक्ति आय विश्व में उसकी जो रैंकिंग है वो 142 है। 197 मुल्कों के इंडेक्स में 142वां स्थान है हमारा प्रति व्यक्ति आय में। G20 के सबसे कम प्रति व्यक्ति आय हमारी है। दूसरी बात कि 1% जो हमारा सबसे रईस लोग हैं वो लगभग 55%, 52%, 55% संपत्ति को ओन करते हैं, और जिनसे रामेश्वर आता है वो सिर्फ 4%। 60% भारत 4.5% संपत्ति को ओन करता है। ये है तस्वीर भारत की। दूसरी बात की जो इनफॉर्मल इकॉनमी है जिसका रामेश्वर हिस्सा है, वो इनफॉर्मल इकॉनमी से हमारा आपका भी ज़्यादा संबंध होता है। हम दूध खरीदते हैं, हम सब्जी खरीदते हैं, हम फल खरीदते हैं, हम रिक्शा करते हैं, हम अपने घर में इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं, प्लम्बर को बुलाते हैं, ये सब जूते में पॉलिश करवाते हैं, कुछ और चीज़ खरीदते हैं, ये सब कुछ इनफॉर्मल इकॉनमी है।
94% एम्प्लॉयमेंट देती है इनफॉर्मल इकोनॉमी, राजीव जी। और 2017-18 तक 55% जीडीपी का 55% इनफॉर्मल इकोनॉमी का था, जो अब घटकर लगभग 20% हो गया मोदी जी के राज में। ये इनफॉर्मल इकोनॉमी मैं कहता हूं कि बहुत पवित्र है। इनके पास फिक्की सीआईआई नहीं है। इनके लोग बैंक का पैसा लेके विदेशों में नहीं भाग रहे। इनके स्विस बैंकों में अकाउंट नहीं है। और ये देश को 45% जो नेशनल इनकम है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो बात राहुल गांधी बात कर रहे हैं रामेश्वर से, ये बात अब ये करनी होगी कि इनफॉर्मल इकोनॉमी जितना देश को दे रही है इकोनॉमी को, उनको वापस कितना मिलेगा, कैसे रामेश्वर कर्ज मुक्त होगा। रामेश्वर का मतलब पूरी इनफॉर्मल इकोनॉमी, माइक्रो फाइनेंस का की पॉलिसीज क्या होनी चाहिए। तो इनफॉर्मल इकोनॉमी को की तरफ बहुत अच्छी समय के हिसाब से 21st सेंचुरी की नीतियां बननी चाहिए। मेरे ख्याल से राहुल गांधी के दिमाग में चल रहा होगा जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, राजीव जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। गर्ग साहब, कैसे देखा जाए, बहुत कुछ हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जरा आपसे भी समझूं।